अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज के दिन हम कह सकते हैं फाइनली करेक्शन मार्केट के अंदर आई है। 1000 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया है और 66,000 का लेवल हमने लूज किया। 65,280 पे मार्केट का क्लोजर रहा। इट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो काफी अर्से से करेक्शन का वेट हो रहा था वो भी है, क्योंकि मंडे वाले दिन भी हमने देखा था, ट्यूसडे को मार्केट में पॉजिटिव जेस्चर था, कल के दिन वो भी, उसके पीछे भी एक बैक न्यूज थी, मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट थी। कहा यह जा रहा था कि एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, एक मार्केट में जो है वो मॉनेटरी ईजिंग के हवाले से न्यूज आ रही थी, एक्सपेक्टेशंस थी, बट एज पर एक्सपेक्टेशन मार्केट में वो बिहेवियर नहीं रहा। फाइनली मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई और शाम में हमने देखा कि स्टेटस को मेंटेन किया गया और 22% ही मेंटेन किया गया इंटरेस्ट रेट, जिसका इम्पैक्ट हमने आज मार्केट के अंदर देखा। इसका भी इम्पैक्ट है, करेक्शन भी है और थोड़े से हम कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स डाउन इस वजह से भी हो गए। तो ये तमाम चीजें मिलकर आज के दिन हमने स्टार्टिंग ऑफ द डे थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी देखी और उसके बाद एक करेक्शन मोड देखा। फाइनली मार्केट का क्लोजर 1000 अबव पॉइंट का डिक्लाइन हुआ। इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट में जो एक डिप का ऑप्शन है वो कंटिन्यू में भी कर सकता है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से। रेमिटेंसेस कैसे इंक्रीज किए जा सकते हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पे कैसे तवज्जो दी जा सकती है। साथ साथ बात करेंगे स्टॉक्स के हवाले से। स्टॉक्स में जो एक तेजी देखी जा रही थी और एक मार्केट में एक बूस्ट का जो एक ऑटो सेट था वो हुआ हुआ था, लेकिन फाइनली करेक्शन आई है, तो मार्केट ट्रेंड क्या रहेगा। और बात करेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो एक इम्पैक्ट आया है बिजनेसेस के ऊपर या फिर इकोनॉमी के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो आने वाले दिनों में फर्दर इसका जेस्चर क्या रहेगा, पॉलिसी ईजिंग क्या जाएगी, आज बात करेंगे। साथ साथ चाइना के हवाले से एक रिव्यू हुआ किया गया है और ट्रेड अग्रीमेंट के हवाले से बात की जा रही है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर हो जाता है तो यहाँ पे हमारी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक बिग गैप है या फिर एक ह्यूज गैप है उसको कम किया जा सकता है। तो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे कैसे चाइनीज के साथ हम जब एक ट्रेड करते हैं उसे यॉन में करेंगे और साथ साथ इस गैप को कैसे फुलफिल करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं, डॉक्टर अयूब मेहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान फराचा साहब, आप बिजनेसमैन हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, वेलकम टू द शो। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगी डॉक्टर अयूब मेहर साहब से। सबसे पहले ये बताइए डॉक्टर साहब, आप इकोनॉमिक सिचुएशन देख रहे हैं, उसके बाद कल का सब वेट कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी, मार्केट में उसकी एक सेंटिमेंट्स पहले से ही बिल्डअप हो गए थे, कल के दिन भी हमने 400 पॉइंट्स का इजाफा देखा। अब थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन के बरक्स फैसला आया या फिर स्टेटस को रखा गया, कहा जा रहा था कि थोड़ी सी ईजिंग स्टार्ट कर देंगे, जस्ट 50 बिप्स, एज इन 25 बिप्स भी कर देते तो शायद मार्केट का आज ये वाला सिचुएशन ना होती। व्हाट डू यू से, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों के लिए? चीज है कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में उसके फौरन बाद मीटिंग होती है एक्सपर्ट्स की। जहाँ तक है ना, अगेंस्ट दी एक्सपेक्टेशन, इसको इसलिए आप एक्सपेक्टेशन को डिपेंड करना पड़ेगा, किसकी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अनाउंस किया गया बाकायदा, बाद में मीटिंग में बताया गया कि जो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट सर्वे होता है, स्टेट बैंक पहले कंसल्ट करता है, तो उसमें बिल्कुल पहली दफा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग था। तो डॉक्टर आप तो मौजूद थे ना उस मीटिंग के अंदर, क्या बातें हो रही थी, क्या रुझान था उनका और आने वाले दिनों के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, उसमें दो चीजें मैं बिल्कुल पहले क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये कि जब इंडिपेंडेंट सर्वे में जो रिजल्ट थे उनकी मेजोरिटी ये कह रही थी कि डिक्लाइन अभी नहीं होगा, डिक्लाइन इस मॉनेटरी स्टेटमेंट में, मॉनेटरी पॉलिसी में डिक्लाइन नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के जो एक्सपेक्टेशन थी स्टेट बैंक की, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ कि वो एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है। जो एक्सपेक्टेशन थी, इन्फ्लेशन उससे ज्यादा रहा है जी, तो जब ज्यादा रहता है तो फिर स्टेट बैंक जो है इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन कम नहीं करता। अच्छा, दूसरा ये कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा, ये 1000 या 1100 पॉइंट का जो डिक्लाइन है ना, ये करेक्शन नहीं है। ये मतलब करेक्शन होता 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट तक आप कह लेते करेक्शन है, उससे पहले 1000 पॉइंट, 400 पॉइंट बढ़ा भी था। ये पॉलिसी का इम्पैक्ट भी है इसमें। बोथ आर आई थिंक करेक्शन का पार्ट छोटा होता है बिकॉज मार्केट इज टू हाई राइट नाउ। 49,000 के बाद अब आप देखें तकरीबन 15 से 16,000 पॉइंट्स मार्केट अप हो चुकी है, तो इसके बाद आप जब करेक्शन आता है ना, तो करेक्शन में एकदम से जंप नहीं आता, करेक्शन छोटा अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन ये बड़ा जंप है। ये इसमें मार्केट ने सीरियस लिया है इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट को। एक जो कंट्रोवर्शियल चीज है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, उस पर खुद गवर्नमेंट का भी कंसेंसस नहीं है, इवन गवर्नमेंट के डिफरेंट अदारों का भी, कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसकी हर पॉलिसी स्टेटमेंट में हम कहते हैं कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके।
इस इन्फ्लेशन को कम करने में मॉनेटरी पॉलिसी की क्या इफेक्टिवनेस है पाकिस्तान में, उस पर बहुत सारे अदारे ऐसे हैं, खुद गवर्नमेंट के थिंक टैंक्स, जो कहते हैं नहीं ये हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन की नेचर है वो कोई डिमांड पुल नेचर नहीं है, वो सप्लाई साइड इफेक्ट है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इसको कंट्रोल नहीं किया जाता। मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिकली जो टू एन ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है जी। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ग्रोथ चाहिए होती है, जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाना होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती है, तो फिर हम इन्फ्लेशन की परवाह नहीं करते, फिर इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं, एक वक्त में एक ही चीज को। आपने एक चीज कही कि आप थोड़ा सा उसको बाद में डिस्कस करते हैं इन्फ्लेशन को। मेरा ये सवाल है कि इन्फ्लेशन हमारे पास थोड़े से नंबर्स कंट्रोल आ रहे थे, थोड़ा सा हमने देखा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी थोड़े से एनालिटिकल व्यूज देना शुरू हो गए थे कि रिडक्शन की जाएगी, बिजनेस कम्युनिटी भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हो रही थी कि रिडक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन होता ये है कि यहाँ से एक IMF की कंडीशनैलिटी होती है कि गैस टैरिफ आपको अपने सही करने हैं, बढ़ाने हैं, और आपको चीजें मेंटेन करनी है, अपने जो लूप होल्स हैं उसे फिक्स करना है। यहाँ पे गैस टैरिफ का इंक्रीज होता है और इन्फ्लेशन फुल हो जाता है, तो इसका इम्पैक्ट हम पता था हमारे के रिपरकशंस आएंगे, ये वाज़ेह था, तो फिर क्यों ये वाला मेजर लिया गया? इसको थोड़ा सा घुमा के भी लिया जा सकता था, प्लीज। मतलब है उस वक्त अगर ये आपको पता है स्टेट बैंक तो IMF के एग्रीमेंट में शामिल होता है ना, वो उसका पार्ट होता है। जी जी। जब पता है कंडीशन अडॉप्ट करनी है, प्राइजेस बढ़नी है, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना और बताना कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा, कम होने के चांसेस नहीं थे। और दूसरा ये अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है उसमें फिर कल जो प्रेस रिलीज इशू किया गया है उसमें कहा गया है कि नेक्स्ट ईयर में हम 5 to 6% इन्फ्लेशन देख रहे हैं। इट इज एग्जेजरेशन, 5 to 6% इन्फ्लेशन 30 से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ग्रेजुअली इफेक्ट आता है कोई चीज। 5 to 6% कैसे हो जाएगा? सिंगल डिजिट में हो जाए बड़ी बात है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस कम हो रहे हैं, इम्पैक्ट हैं कुछ, और थोड़ा सा अगर हम पास्ट में चले जाएं 1 साल पहले तो हमारे पास इन्फ्लेशन के नंबर्स भी कम थे, और थोड़ा ये कि हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत कम था। 2017 वगैरह में अगर आप चले जाएं तो 3.4% बहुत कम इन्फ्लेशन, बहुत पुरानी बात है, 1 साल में नहीं हुआ, वो 5-6 साल पुरानी बात है। लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन तो अच्छी रखनी चाहिए ना। लेकिन ये कि मॉनेटरी पॉलिसी जब भी अनाउंस हो उसमें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कभी भी आइसोलेशन में नहीं काम करती। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी होती है, इंडस्ट्री पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी है आपकी, कोऑर्डिनेशन होती है, अगर कोऑर्डिनेशन होगी इंडस्ट्रियलाइजेशन ना रोके, इन्वेस्टमेंट ना रोके, इन्वेस्टमेंट तो हम प्रमोट करने की बात कर रहे हैं ना, राइट। तो अगर कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी से कोऑर्डिनेट करके बनाई जा रही होगी, तो फिर ये जो इम्पैक्ट आया है ना आज स्टॉक मार्केट में, फिर इस तरह का इम्पैक्ट नहीं आएगा। राइट। चलो मैं इसको फर्दर डिस्कस करना चाहूंगी, पहले मैं अदनान साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूं। अदनान साहब, रेमिटेंसेस के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं ऑफिशियल चैनल्स के आने के बाद, या फिर ऑफिशियल चैनल्स से एक ट्रांजेक्शन होने के बाद चीजें जो है वो एक अच्छी डायरेक्शन में आ रही है। आपको क्या लगता है, रेमिटेंसेस हमारे उतने ही हैं, सिर्फ ऑफिशियली आना शुरू हो गए, या फिर इसमें कोई बूस्ट आया? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली जो हमारे रेमिटेंसेस में इजाफा आ रहा है RDA के थ्रू जो है, रोशन डिजिटल अकाउंट, उससे हमारे जो पैसा है वो उसका इंक्रीज एक अच्छा साइन है। और वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे जो रेमिटेंसेस हैं जो मंथली बेसिस पे आ रही होती हैं, तो हमारा फिस्कल ईयर 2023 से 24 के अंदर जो है नवंबर तक हमारे तकरीबन $11 अरब आ चुके हैं, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी तकरीबन $14 अरब के करीब, जो कि पिछली गवर्नमेंट ने एक टारगेट भी रखा था $33 अरब का। अच्छा, इसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है, रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जो बेहतरी आई है वो बहुत अच्छा साइन है। और जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की, कि इन्फ्लेशन का नंबर जैसे स्टेट बैंक ने कहा कि कम होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे जो हम अगर इसको वर्क फोर्स के उस सिनेरियो में देखा जाए, तो हमारी जो वर्क फोर्स जो एक्सपोर्ट हो रही है वो उसका फिगर भी एक अच्छा है। और जो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारी यूएई गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जो हमारे 20 से 25 अरब डॉलर की है, जो हमारी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट्स आने का जो हमारे एक अच्छा साइन देखने में आए, उससे हमारी इन्फ्लेशन रेशो कम होने के चांसेस हैं 2024 में। तो इस सिलसिले में निगरान गवर्नमेंट भी एक अच्छा काम कर रही है, और हमारे वफाक के अदारे भी, उनका फोकस ही यही है कि किस तरीके से हम रेमिटेंसेस को बढ़ा सकें, किस तरह हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें, जैसे कि एक्सपोर्ट्स का टारगेट भी अगले साल के लिए एक रखा जा रहा है। तो रेमिटेंसेस के अंदर ये देखने में कि जो हमारे जो ऑफिशियल चैनल्स हैं
उसके थ्रू हमें इस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे इंसेंटिव हैं जो कि हम अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को हम दे दें, जैसे यूरो बॉन्ड है 9% पे अगर इशू कर रहे हैं, तो अगर यही हम आरडीए को 10 से 10.5% ऑफर कर दें या इस चीज़ को करें, तो उससे हमारी जो इनफ्लो है डॉलर्स का वो बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो अल्टीमेटली फिर वो पाकिस्तान में इंजेक्ट होगा, तो हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी में। राइट, आपने कहा दान साहब कि एक्सपोर्ट के टारगेट भी बढ़ाए जा रहे हैं, तो किस सेक्टर को ज्यादा फोकस किया जा रहा है? आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट के टारगेट्स क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? मतलब जो हमारे कन्वेंशनल सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर ये बर्डन आएगा या दूसरे सेक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे? और दूसरा ये कि रेमिटेंस पे कितनी जिम्मेदारी आएगी फिर? देखिए, एक्सपोर्ट के जहाँ तक आप सेक्टर्स की बात करें तो हमारे जो टेक्सटाइल है, अब जो निगरान गवर्नमेंट जो सेटअप वो कर रही है, फैसला कर रही है कि इसको वैल्यू एडिशन करना चाहिए। जब आप वैल्यू एडिट कर देंगे प्रोडक्ट्स के अंदर, पहले ये था कि हम वैल्यू एडिशन इतनी ज्यादा नहीं कर सकते और हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो अब वैल्यू एडिशन की तरफ आ रहे हैं। दूसरे उसके अलावा ये कि जो हमारी गवर्नमेंट जो फैसले कर रही है एग्रीकल्चर साइड पे, माइनिंग साइड पे, तो उससे जो भी है उससे भी हमारी एक्सपोर्ट उस सेक्टर्स में भी बढ़ेगी। हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की साइड पे जाएंगे। थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म है, एक आपकी प्लानिंग 5-10 साल की तो बनेगी ये, और लेकिन ये कि वो फ्रूटफुल रिजल्ट जो है आपको ग्रेजुअली हर साल मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारे इधर देखने में आया कि कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि जी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक साल में अगले साल इस तरह इंक्रीज हो जाए। तो वैसे भी 6 मंथ्स की होती है, ऑफकोर्स वो थोड़ा सा टाइम लगेगा और ग्रेजुअली जो है 2024 पे 2025 इस तरह एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, मुख्तलिफ सेक्टर में बढ़ेंगे। अब जहाँ तक बात है रेमिटेंसेज की, तो रेमिटेंसेज में हमारा जो टारगेट था, जो हमारी 2022 में जो वर्क फोर्स गई थी वो 8,29,000 के करीब गई थी, और जो इस साल 2000 अब जो अभी 2023 जो हमारा क्लोज हो रहा है ये हमारे तकरीबन 8,70,000 के करीब जाके क्लोज होगा। बहुत माइनर इजाफा देखा है। माइनर इजाफा, लेकिन ये माइनर इजाफा नहीं होना चाहिए, हमें तो इसको मेजर इजाफा करना चाहिए। लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, हम इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाह रहे हैं। कहते हैं अगर देखें जिस मुल्क के ऊपर अगर कोई एक ऐसा कोई हालात ऐसे आ जाए कि आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, आपकी यूथ और वर्क फोर्स यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास शॉर्ट टर्म जो गोल्स होते हैं साल 2 साल 3 साल के, तो हमारे पास ये रेमिटेंसेज ही हैं और वर्क फोर्स की एक्सपोर्ट है ना, कि वो हम उस वर्क फोर्स को यहाँ पे अनयूटिलाइज करें और यहाँ पे, तो वो उसको बेहतर ये है कि उसको बाहर भेज दें और तो काम पे लगाएं। एग्जैक्टली। राइट, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि एक तो ग्रोथ की बात की इन्होंने कि ग्रोथ भी जरूरी है, टारगेटेड इंक्रीज करने की जरूरत है, हमें एक्सपोर्ट के टारगेट भी बढ़ाने हैं, रेमिटेंसेस भी बढ़ाने, लेकिन हमारी पॉपुलेशन का जो एक इम्पैक्ट है वो बड़ा एक ज्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अगर ग्रोथ होती भी है तो वो वहाँ डिसॉल्व हो जाती है, नहीं पता चलता, मर्ज हो जाती है। तो इसके बारे में बताइए कि इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है। और दूसरा ये कि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपने अभी एक एग्जाम्पल दी है मॉनेटरी पॉलिसी की, तो क्या पॉलिसी का जो एक सिनेरियो है वो रखना चाहिए, इसका जो एक स्केड्यूल है वो किस तरीके से मेंटेन होना चाहिए? पॉलिसी को देखिए कोऑर्डिनेट करना चाहिए। जो सस्टेनेबल है ना, सस्टेनेबल रेमिटेंसेज तो मतलब है सपोर्ट करते हैं आपको कि आपके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम है, लेकिन जो सस्टेनेबल सोल्यूशन होता है वो आपके पास एफडीआई आती रहे और एक्सपोर्ट की कम्पिटेटिवनेस हो, एक्सपोर्ट बढ़ती रहे, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्टिवनेस होती है, हमेशा रोल होता है। लेकिन वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना नहीं, इंटरेस्ट रेट के लिए कम करने पड़ते हैं, उसका सिनेरियो एक डेवलप करना पड़ता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, इवन हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं, $60 बिलियन FISF के जरिए आए हैं, ला रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, एफडीआई को आना है, लेकिन लोकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल का भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं ना, जब सीपेक की बात कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं, लोकल इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रोमोट किया जाए, लोकल इन्वेस्टर आए, लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। इवन सीपेक का अगर फ्रूट जो है वो हम कहते हैं कि बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लोकल को भी उसका हिस्सा होना चाहिए ना, उनको प्रमोट करना है। जैसे आज चाइनीज से बात की गई है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के हवाले से, कल की फ्री ट्रेड तो हमारी उनसे अग्रीमेंट बहुत पहले से है, लेकिन जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है वो गैप तो फ्री ट्रेड के बाद हुआ था। अभी बेसिकली हम उनको करेंसी की बात हुई है कि पहले वो उसके लिए वो अच्छी चीज़ है। दुनिया में बहुत सारे अब करेंसीज जो है मल्टी करेंसी सिस्टम आता जा रहा है, लेकिन उसमें जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो रोल प्ले कर सकती थी और दूसरी पॉलिसी की कोऑर्डिनेशन के जरिए लोकल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। अगर आप कहें कि चाइनीज इन्वेस्टर आ रहे हैं और वो अपने बैंक से 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेके आ रहे हैं,
और आप उनको 22% पे ले, और तो आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगी ना, उस पर कौन आएगा इन्वेस्टमेंट? तो आपको कम्पिटिटिव तो क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन वो अगर कंपनीज आती हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर हम उनसे इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो यहाँ आके अपनी कंपनी लगा लेती हैं, तो बिल्कुल आनी चाहिए, इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। FDI आनी चाहिए, यहाँ अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, GDP पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वही चीज़ पर एक्सपोर्ट भी हो सकती है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोकल इन्वेस्टमेंट को इसमें शामिल होना चाहिए, लोकल इन्वेस्टर्स को इनकरेज करना चाहिए, उनको हमें डिस्करेज नहीं कर सकते। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कल की पॉलिसी में जब डिटेल बताई गई तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट दिखाया गया है कि बैंक डिपॉजिट पर इम्पैक्ट आया है। लेकिन एक चीज़ उसमें काबिल गौर थी कि बैंक डिपॉजिट जो बढ़े हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से बढ़ते हैं, नेचुरल चीज़ है, वो सारा इम्पैक्ट सेविंग अकाउंट्स पर आया है, फिक्स डिपॉजिट पे नहीं आया। करंट अकाउंट कम हुए हैं, करंट डिपॉजिट, उसका रेट इंटरेस्ट नहीं मिलता ना। करंट से लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया है सेविंग्स पर, फिक्स डिपॉजिट पर नहीं, 5 साल के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लें, सेविंग पर प्रॉफिट एंड लॉस वो तेजी से बढ़े, उस पर ग्रोथ आई है। लेकिन वो ग्रोथ भी मैं समझता हूँ इमैटेरियल उस वक्त हो जाती है जब मैं ग्लोबल अगर कंपैरिजन दूं कि जो GDP के हिसाब से टैक्स जो डोमेस्टिक क्रेडिट होता है, जो बैंक लोन देते हैं प्राइवेट सेक्टर को, ग्लोबल एवरेज पर 147% ऑफ GDP है। मैं इसको 150 अराउंड कर लूँ, 150% ऑफ GDP है। नेबर कंट्री इंडिया में वो रेशियो 55% है, 55% ऑफ GDP। पाकिस्तान में वो रेशियो सिर्फ 15% ऑफ GDP है। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 कंट्रीज ऐसी हैं जहां ये लोएस्ट में आता है। तो हम तो प्राइवेट सेक्टर को पहले ही क्रेडिट फाइनेंसिंग नहीं हो रही, और अगर उसका हिस्ट्री देखें तो एक वक्त ऐसा था जो भी हो रही थी, कम हो रही है, 15% कम साइज है, लेकिन वो फिक्स एसेट्स के लिए हो रहा था, प्लांट मशीनरी के लिए। उसके बाद वर्किंग कैपिटल का आ गया, कोविड के बाद वर्किंग कैपिटल में ज्यादा फाइनेंसिंग की गई, अब उन दोनों का पोर्शन कम हो रहा है। तो वो हमें उस तरह को मतलब है एडवांसिंग भी होनी चाहिए ना, डिपॉजिट बढ़ना बात नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एडवांसिंग भी बढ़नी। राइट। मैं डॉक्टर आपसे इंटरनेशनल ट्रेंड के हवाले से पूछना चाहूंगी, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है आरिफ हबीब साहब ने। आप चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए कि एक इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी मेंटेन दिखाई दे रही है, तमाम चीजें ट्रैक पर हैं, लेकिन मॉनेटरी ईजिंग के हवाले से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट में भी और तमाम बिजनेस कम्युनिटी में भी। इसको कैसे देखते हैं कि कल मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट थी, स्टेटस को रखा गया, एक ट्रेंड का वेट कर रहे हैं तमाम बिजनेस कम्युनिटी, आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? एक्चुअली जाहिर है सबकी फोरकास्ट तो यही थी मेजोरिटी की कि ये स्टेटस को होगा, और चूंकि अभी वो इन्फ्लेशन के नंबर जो हैं वो हाई साइड पे ही हैं, तो वो उसके पेश नज़र जो है वो सारे सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो स्टेटस को रहेगा, और जो फिर स्टेटस को का ही जो है वो डिसीजन हुआ। गोइंग फॉरवर्ड जो है वो अभी भी मैं समझता हूँ कि 1 महीना और भी जो है इन्फ्लेशन के नंबर स्टेटिक रहेंगे। तो अब ये है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते, पहले ये उम्मीद थी कुछ लोगों की कि ये जो प्रोस्पेक्टिव इन्फ्लेशन की बेसिस पर, जिस पर गवर्नर साहब ने कहा भी है कि वो हम जो है वो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट है, तो वो आगे देखते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा। तो वो अगर डाउन टिक हम देखेंगे कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी तक, तो फिर मुमकिन है कि उसके अंदर जो है वो कुछ रिडक्शन आए। लेकिन अगर ये जनवरी का नहीं आया तो फिर मार्च में डेफिनेटली जो है वो आप डाउन टिक जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे, और बाय जून जो है वो मैं समझता हूँ कि 4-5% का डाउन टिक आप देख सकेंगे। सर, हम ग्रोथ के हवाले से ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर मेहर, आप क्या समझते हैं सर कि ग्रोथ कैसे मुमकिन होगी जब हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं या लोकल हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं आएगी? क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है उसका इम्पैक्ट देखना, और आपने कहा कि जून तक ये मेंटेन लगता है। नाज़रीन, सियालकोट में निगरां वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियालकोट जैसा हमारा पंजाब का इम्पोर्टेंट और बड़ा शहर है,
اس کے اوपर ہمارا فوکس شروع دن سے بہت زیادہ تھا، اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے کی وہ یہ والا ہاسپٹل ہے. یہ تقریباً 70 کروڑ کی لاگت سے یہ بالکل برانڈ نیو ہاسپٹل کی طرح بن جائے گا. 1 لاکھ اسکوائر فٹ کا بھی یہ رینوویشن ہے جو ہو رہی ہے اس ٹائم پہ. اس کے بعد 50,000 کی بچے گی، وہ بھی ہم سیکنڈ فیز میں جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگا، اس کی ہماری کوشش ہے کہ اس کو 15 جنوری کو پبلک کے لیے اوپن کر دیں. اور جیسے ہی یہ اوپن ہوگا تو ساتھ ہی اس کا جو دوسرا 50,000 اسکوائر فٹ کا رہ گیا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کی ریویمپنگ کی طرف جائیں گے. آپ لوگوں کا سردار بیگم ہاسپٹل ہے، اس سے پہلے اس کا وزٹ ہوا ہے. سردار بیگم ہاسپٹل کی حالت تو بہت خراب ہے، اور وہ کسی نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے ہاسپٹل، لیکن اس ٹائم اس کی حالت، اس کے بیچ میں ہاسپٹل کے بیچ میں سے گٹر گزر رہا ہے، اسمیل بھی ہے، وارڈس کی بھی حالت خراب ہے. تو ابھی ہم نے سیکٹری ہیلتھ اور سیکٹری CNW ساتھ ہیں، تو ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ کمشنر DC انشاءاللہ اس کو سپروائز کریں گے، اور وہ پورا ہاسپٹل فوری طور پہ اس کی بھی ریویمپنگ کی طرف چلے جائیں گے. ہم اگلے تھوڑے عرصے میں وہ بھی شروع کر دیں گے ہم. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ آپ کی روڈ ہے ایئرپورٹ چوک سے لے کے سبلائن چوک تک. یہ اگر آپ موٹر وے سے اتریں یا ایئرپورٹ سے آئیں تو پوری کی پوری روڈ خراب ہے. تو تقریباً یہ 1.6 بلین کی لاگت آئے گی، اور یہ پوری کی پوری روڈ انشاءاللہ 10 جنوری سے کام شروع ہو جائے گا اس پہ انشاءاللہ تعالی. ایک روڈ جو پکی گلی سے ایئرپورٹ چوک تک کی 17 کلومیٹر کی ہے، وہ الحمدللہ CNW نے 3 ارب سے تھوڑی زیادہ پہ کمپلیٹ کر لی ہے روڈ. وہ بھی سیالکوٹ کے لیے بڑی میٹر کرتی تھی. اس کے بعد ہمارا سٹی پیکج چل رہا ہے، جو 6 روڈیں ہیں سیالکوٹ کی مین، وہ 1 بلین کی لاگت آ رہی ہے. وہ بھی انشاءاللہ تعالی کوشش ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے گا تقریباً 15-20 دن میں، وہ بھی انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے. تو یہ وہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو یہ سارا ہاسپٹلس کا حیات نو کا پروجیکٹ ہے، جس کو ہم نام دیا ہے ہم نے، جس کے اوپر تمام ہاسپٹل جو پرانے ہیں ان کو برانڈ نیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہوپ فلی یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں جن سے فرق پڑے گا، خاص طور پہ جو ہمارا مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے پبلک ہے جو یہ ہاسپٹلس کو یوز کرتی ہے، ان کے لیے بڑا فرق پڑے گا اس ہاسپٹل سے. اس کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو آپ اندر سے وزٹ کریں. اس کی شکل جو پرانی دیکھی ہوئی تھی وہ بھی اور ابھی بھی اس کی بالکل چینج ہو جائے گی. ایک آڈیٹوریم ہے، اس کو بھی رینوویٹ کر رہے ہیں DC انوار کلب میں، وہ بھی رینوویٹ کرنے جا رہے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ماہ شروع ہو جائے گا کام. تو DC لاہور نے DC سیالکوٹ نے آ کے یہاں پہ پچھلے چند ہفتوں میں دن رات کام کیا ہے اور شکل چینج کی ہے. کمشنر بھی لگے ہوئے ہیں، ساری ٹیم آپ کی لگی ہوئی ہے. تو ہوپ فلی آپ کو اگلے مہینے میں اس کے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. ناظرین، سیالکوٹ میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کہا سیالکوٹ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے، سیالکوٹ میں ہم نے بھرپور توجہ مرکوز کر رکھی ہے. PTV نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. دونوں بڑے جو میجر سیکٹر ہیں اسپیننگ اور ویونگ، ان میں آئیڈل کیپیسٹی ہے، اور جو دوسرے ویلیو ایڈیشن والے ہیں گارمنٹس وغیرہ وہ تو مطلب سیزنل ہوتے ہیں، ان میں لیبر ہائر بھی ہوتی ہے، بند بھی ہو جاتے ہیں، چل بھی پڑتے ہیں. لیکن یہ جو انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس بنانے والے ہیں اسپیننگ اور ویونگ سیکٹر، وہاں آئیڈل کیپیسٹی موجود ہے، اس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے. یہ عارف صاحب نے بالکل صحیح انڈیکیٹ کیا. رائٹ. میں عارف حبیب صاحب سے پوچھنا چاہوں گی سر ایک اور چیز یہ کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ موجود ہے عارف حبیب صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی مزید یہی پوچھنا چاہوں گی کہ انٹرنیشنل جو ٹرینڈ ہے فیڈ ریٹ ہائک کے حوالے سے، یا پھر تھوڑا سا کیا ہم اس کو فالو کر رہے تھے، یہ مانیٹری پالیسی سے اگین تھوڑا سا ہم اس چیز سے نہیں نکل پا رہے، اس کو تھوڑا سا فردر الیبوریٹ کریں. صحیح ہے کہ جو انٹرنیشنل سینیریو بنا ہے کووڈ کے بعد سے، کیونکہ کووڈ میں تو 0 پر چلے گئے تھے نا انٹرسٹ ریٹ، بلکہ تو اس کے بعد انکریز آیا ہے، کیونکہ پھر ایک دم سے انفلیشن کا امپیکٹ آیا، اور گلوبلی جہاں 0 انٹرسٹ ریٹ تھا یا جہاں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ تھا،
जापान में और एक दो और इकोनॉमीज में वो बढ़ना शुरू होगा। ग्लोबल ट्रेंड तो ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ऑलरेडी बहुत हाई उसमें आता था इंटरेस्ट रेट में, तो वहाँ एक इंटरेस्ट रेट ग्लोबल ट्रेंड है, ये बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद यूक्रेन रशिया वार, अब फलस्तीन पे जो अटैक्स हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है, तो उसमें इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन तो यही थी वो बढ़ेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। लेकिन यह है कि उसको सिर्फ ये कह करके पास ऑन हम नहीं कर सकते कि भाई इंटरनेशनल फैक्टर्स ये हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ हमें करना चाहिए। पॉलिसी होती है ये, पॉलिसी क्या होती है कि आपने पॉलिसी इंटरवेंशन करनी है, अपने हिसाब से इन चीज़ों को मैनेज करना है, वो हमें मैनेज करना होगा, उसके लिए हमारी पॉलिसी यकीनी तौर पर रिक्वायर्ड है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट को मैं जो कह रहा हूँ कि क्यों कम होना चाहिए था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट किस लिए कि प्रोडक्शन आपके यहाँ होगी, इन्फ्लेशन उससे कंट्रोल होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके यहाँ क्रिएट होंगी। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है और वो इस सेंस में आती है क्योंकि हम पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहे हैं, आरिफ साहब थे तो पोर्टफोलियो की हम बात कर सकते थे, जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो एफडीआई आ रही है, एफडीआई का इन्वेस्टर 6 महीने के लिए नहीं आ रहा, वो 20 साल 10 साल की फिजिबिलिटी बना के आ रहा है, उसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसको यहाँ के रहना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, एसेट यहाँ इंस्टॉल करने हैं, तो वो अगर सारे एसेट जो हैं फॉरेन इन्वेस्टर ही करेंगे, लोकल एलिमेंट नहीं होगा, वो अपॉर्चुनिटीज जॉब की जरूर क्रिएट करेंगे, लेकिन आपके लोकल का जैसे जैसे शेयर कम होता जाएगा बेनिफिट्स सारे वो ले लेंगे। एग्जैक्टली। मैं डॉक्टर इस पर मजीद डिस्कशन करूंगी, लेकिन मैं अदनान पराचा साहब से पूछती चलूं। अदनान साहब, आपको क्या लगता है, अभी अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो किधर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं आपको? इन पाकिस्तान ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक इशू है और होना भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए इस इशू को पाकिस्तान में, और दूसरा कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है? देखिए, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए और लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए, जो कि लोकल इंडस्ट्री भी इंक्रीज होनी चाहिए, ताकि जो हमारे वो लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हैं या हमारी इस टाइम पे जो इंडस्ट्री है जो हमारी 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रही, एटलीस्ट वो जो एग्जिस्ट कर रही है इंडस्ट्री, वो तो तकरीबन 80-90% पे पहुंचे, उसकी प्रोडक्शन अभी बहुत कम है। जहाँ तक बात कर रहे हैं कि आप इनके प्रॉब्लम्स को विटनेस करना पड़ेगा ना, एक्चुअली लूप होल्स हैं कहाँ, ये तमाम चीजें दूर से तो पता चलती है कि नहीं वर्कआउट हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि वर्कफोर्स की यूटिलाइजेशन, तो इस टाइम पे हमारे पास जो मेन सेक्टर है वो गल्फ ही है, जो हमारी सऊदी अरेबिया जो है मेन मार्केट है, और हिज एक्सेलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो विजन है 2030 का और 2034 का जो उनका वर्ल्ड कप है, उसके लिए उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से 1 मिलियन वर्कफोर्स पर ईयर उन्होंने ऐलान किया है कि 2024 से ऑनवर्ड हमारी 10 लाख के करीब वर्कफोर्स सिर्फ सऊदी अरेबिया में जाएगी। अब यहाँ पे जो उसके साथ हमारे यूएई के सेक्टर है वो बहुत अच्छा सेक्टर है। हमारे लास्ट ईयर हमारे यूएई के अंदर जो वर्कफोर्स गई थी तकरीबन 1,25,000 के करीब गई थी, और इस साल अभी ये 12 महीने का अभी क्लोज नहीं हुआ तो हमारे तकरीबन 2,25,000 तकरीबन 1 लाख के करीब डबल हो चुकी है। उसकी वजह ये कि हमारे जो स्किल्ड वर्कफोर्स है और जो हमारे प्रोफेशनल्स लोग हैं उनका ट्रेंड यूई वाली साइड पे देखने में आया है। गल्फ कंट्रीज की तरफ देखने में आ रहा है या सिर्फ यूई साइड पे देखने में आ रहा है? देखिए, यूई वाली साइड पे हमारा ट्रेंड जो है 100% इंक्रीज हुआ है, और साथ के साथ जो हमारा यूरोपियन सेक्टर के अंदर इंग्लैंड जो है वहाँ पे हमारी जो लास्ट ईयर जो वर्कफोर्स गई थी तकरीबन 2900 के करीब गई थी जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, और इस साल अब 12 महीने में तकरीबन 15,000 से प्लस हो चुकी है। इसके अंदर 400% के करीब इजाफा देखने में है। ये एक अच्छा साइन है। देखें, जब यहाँ के स्किल्ड, हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज वो उस तरह से जनरेट नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं शॉर्ट पीरियड के लिए और लॉन्ग पीरियड के लिए आपकी गल्फ स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। राइट। लोकल मार्केट में मैं पूछना चाह रही हूँ एक्चुअली कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज के पीछे इश्यूज क्या है और इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है? देखिए, लोकल मार्केट के अंदर तो आरिफ अबीर साहब ने भी बताया और डॉक्टर साहब ने भी बता दिया कि आपको देखिए जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा उस वक्त तक आपकी इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी पे नहीं चल सकती। आपका गैस का प्रॉब्लम इस टाइम पे है, बिजली का प्रॉब्लम इस टाइम पे है, उनके प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, डबल हो चुकी हैं।
तो इंडस्ट्री को एक परेशानी तो है। अब उस चीज़ को परेशानी को लेके अगर हम अपने यूथ को यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट उनको हमने कहीं ना कहीं तो कंज्यूम करना है। तो उसके लिए हमारे पास तो शॉर्ट टर्म हमारे पास जो गोल्स है वो इनकी एक्सपोर्ट ही है कि हम एक्सपोर्ट का फिगर देखें। आपकी जो यूथ है इतनी ज़्यादा जो एजुकेटेड है या स्किल्ड है, हम तो उसका एक छोटा सा पोर्शन कह रहे हैं कि हम जो 8 से 9 लाख जो वर्कफोर्स भेजते हैं, अगले साल हम इस टारगेट को 15 लाख कर दें। हम 5 से 6 लाख जो है अपने यूथ को हम बाहर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देंगे तो अल्टीमेटली इससे 5 से 7 अरब 8 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज में इजाफा ही होगा और पैरेलल आपकी रेमिटेंसेज जो है एक्सपोर्ट के साथ चल रही है। अब बिल्कुल ठीक हुआ था कि जो एक्सपोर्ट है वो मेजर फैक्टर है, एक्सपोर्ट से ही हम अपनी लोकल वर्कफोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें रेमिटेंसेज के ऊपर फोकस जब हम कर रहे हैं तो हमारी वर्कफोर्स से एक्सपोर्ट भी लाजमी है। अदनान साहब, आपने सही बताया कि गल्फ कंट्रीज में बहुत डिमांड है और हमारे यहाँ वर्क फोर्स की डिमांड जो हमारे मुल्क से जा रही है वो बहुत एक अच्छी डे बाय डे इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा गुंजाइश है कि उन सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ या उन सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जाने चाहिए बाहर, उनको अप्लाई करना चाहिए, या कौन से लोग हैं जो ज़्यादा विलिंग होते हैं जाने के लिए पाकिस्तान से भी? आपके पास तो ये तमाम डेटा मौजूद होता है। जी बिल्कुल। अभी जो हमारी एक्सपोर्ट जो हो रही है वो तो हमारी मेनली हमारी लेबर और कंस्ट्रक्शन साइड पे हो रही है, लेकिन हमें जो फोकस करना चाहिए, हमें अपने यूथ को तैयार करना चाहिए। जो बाहर जो इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है वो आपकी आईटी में है, हॉस्पिटैलिटी में है, नर्सिंग में है और आपकी इसका मेडिकल केयर के अंदर, इसके अंदर आपकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में बाहर जो है नर्सिंग का और मेडिकल के अंदर जो है उसकी डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आईटी सेक्टर के अंदर हम जितना ज़्यादा अपना इधर से यूथ को ट्रेन कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर है आने वाले वक्त के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइड पे। हमें उस कंस्ट्रक्शन साइड के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना होगा क्योंकि वहाँ पे सैलरी पैटर्न्स कम है, सैलरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमें जाना चाहिए आईटी की तरफ, हमें चाहिए नर्सिंग की तरफ, पैरामेडिकल की तरफ, हॉस्पिटैलिटी की तरफ। हमें अपने एजुकेटेड यूथ को तैयार करना पड़ेगा। देखिए वो यूटिलाइज पाकिस्तान में भी होगी और उसी में से लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और वो बाहर जाएंगे और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अगर कोई यंगस्टर, जैसे एक हम अपने प्रोग्राम के तवज्जो से ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन कुछ यंगस्टर्स होते हैं जिनको अपना करियर वो चाहते हैं कि अपना यहाँ नहीं बल्कि ओवरसीज ही सेटल करें, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए मैं तो एडवाइस करूंगा कि जिसके अंदर आईटी की तरफ जिनका इंटरेस्ट है वो वहाँ पे जाए, वरना पैरामेडिकल नर्सिंग वाली साइड पे नर्सिंग की बहुत डिमांड है। स्पेशली आपकी यूरोपियन कंट्रीज में भी इसकी नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जापान वाले सेक्टर में नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर हम आईटी को अगर हम कम्पीट करना चाहें अपने हमसाय ममालिक से तो हम कम्पीट नहीं कर सकते, उस रेशो से हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आईटी प्रोफेशनल। लेकिन हम नर्सिंग, पैरामेडिकल और हॉस्पिटैलिटी हमारे इधर यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। हमारी जो यूथ है अगर वो मैट्रिक कर लेता है तो मैट्रिक के बाद वो आगे अगर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता तो एटलीस्ट उसको अपनी इंग्लिश को जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव करना चाहिए क्योंकि बाहर जितनी भी मैट्रिक तो बहुत कम तालीम का एक लेवल हो जाता है, कम से कम इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएट तो हो। देखिए ना, ये तो हम और आप कह रहे हैं ना कि हो। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आप देख लें, अगर 50 से 52 लाख बच्चे ने अगर सिंध के अंदर पिछले साल मैट्रिक का पेपर दिए तो कॉलेज के अंदर तो 25 से 26 लाख गया है। बाकी वो 25 से 26 लाख बच्चा कहाँ पे गया है? हमें तो पहले हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को और इनको पहले वो फोकस करना चाहिए कि अगर 25-26 लाख बच्चा हमारा मैट्रिक से इंटर में नहीं गया सिंध के अंदर, तो इसी तरीके से हमारा पंजाब है, दूसरे प्रोविंसेस हैं, तो हमारी कितनी ही ऐसी यूथ है जो मैट्रिक से ऊपर जा नहीं पा रही। एटलीस्ट उसका एक डाटा होना चाहिए, डाटा के बाद उसको स्किल तो करें। स्किल सेंटर जो बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट के अदारे बने हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में बने हुए हैं, और एटलीस्ट अगर वो स्किल्स भी हमारी यूथ नहीं सीख सकती तो आप इंग्लिश की बेसिक कोर्सेज करके। मैं डिप्लोमा के हवाले से और कोर्सेज के हवाले से पूछना चाहूंगी, लेकिन मैं डॉक्टर अयूब साहब से पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, ट्रेड को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? और सबसे ज्यादा जो ट्रेड का एक ऑप्शन ये हुआ था कि हमने ट्रेड को बढ़ा नहीं देते बल्कि हम यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं और फिर अपने ही मुल्क की डिमांड फुलफिल कर देते हैं। हमें उसे इम्पोर्ट करने का वैल्यू एडिड करके एक्सपोर्ट करना है, जो कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसा कर रहे हैं और इससे अच्छा खासा मार्जिन वैल्यू एडिशन का वो ले रहे हैं। देखिए, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक समय चाहिए था, दूसरा बिल्कुल उसको री एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसमें जो लैकिंग नजर आएगी ना, अभी नहीं कोई 2-3 डिकेड से जो लगातार एक लैकिंग नजर आ रही है,
जितनी भी पॉलिसीज बन रही हैं उसमें आप देखें, इवन अब SIFC का भी इंक्लूड करके, उसमें जो इनिशिएटिव नजर आता है वो पब्लिक सेक्टर से नजर आता है आपको। Right. और अभी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसको शेल्टर किया है, एक पॉलिसी आई है। इससे पहले भी पब्लिक सेक्टर से आ रहा था। हम अक्सर एक एग्जांपल देते हैं कि जो एक्सटर्नल डेट है वो टर्की का हमसे ज़्यादा है, इंडिया का इतना है GDP के रेशो के हिसाब से, उनका हमसे ज़्यादा, अमेरिका का हमसे ज़्यादा डेट है। देखिए एक चीज़ इग्नोर कर रहे हैं, वो जो एक्सटर्नल डेट है ना, जब हम रेशो निकालते हैं उनके यहाँ उस एक्सटर्नल डेट में मेजर पोर्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है। प्राइवेट सेक्टर ने, कंपनीज ने अपने बाहर बॉन्ड लॉन्च किए हैं, बाहर इक्विटीज लॉन्च किए हैं। हमारा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डेट जो है ऑलमोस्ट वो पब्लिक सेक्टर का है, वो गवर्नमेंट ने पे करना है। गवर्नमेंट कहाँ से पे करेगी? टैक्स लगा के पे करेगी ना। तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी पार्टिसिपेशन ना तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में नजर आ रही है। दूसरा, हम बार बार इंडिया की एग्जांपल देते हैं, वहाँ प्राइवेट सेक्टर जो था वो किस चीज़ में इन्वॉल्व था? एक्सपोर्ट भी बढ़ी और FDI भी आई। उन्होंने फॉरेन कोलेबोरेशंस की, बाहर की कंपनियों में अपने शेयर खरीदे, IT की इंडस्ट्री में इंडियन शेयर खरीदे, और फिर IT कंपनीज में फिर इंडियन CEO और MD बन गए, चेयरमैन बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। तो हम उस तरफ तो नहीं गए, कोलैबोरेशन नहीं की, ज्वाइंट वेंचर्स नहीं हुए, कोई एक्विजिशन या मर्जर्स नहीं हुए। वो जॉइंट वेंचर्स के ऊपर बातें तो बहुत हुई, लेकिन अभी तक कोई ऐसा खातिर ख्वाह हमें कोई वो प्राइवेट सेक्टर की MOUs बस नजर आए। और प्राइवेट सेक्टर में मैं कहता हूँ जो प्राइवेट सेक्टर की जो ट्रेड बॉडीज हैं जी, उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड करना गवर्नमेंट से नहीं है, प्रेस रिलीज देना नहीं है। मेजर वर्क उनका ये है कि वो फॉरेन कोलैबोरेशन की तरफ आए, बाहर जाके एक्विजिशन कैसे करनी है, FTA किस तरह से होना चाहिए, कहाँ मर्जर हमें करने चाहिए, FDI को किस तरह से लाना है, वो प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है। इवन एक्सटर्नल डेट में प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा तो वो तो हर वक्त यही बात करते हैं, गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटेट करेगी, गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है। हालांकि ये तमाम चीजें अब तो SIFC मौजूद है ना, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। प्राइवेट सेक्टर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसमें सिर्फ ये उनकी डिमांड से नहीं होगा। गवर्नमेंट जस्ट रेगुलेट कर सकती है, फैसिलिटेट कर सकती है। इस एक्टिवेशन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आप समझते हैं, क्या चीज फिल फॉर होनी चाहिए? देखिए, फिल फॉर वाला मसला शायद नहीं हो पाएगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर को कैसे पार्टिसिपेट कराया जाए, इसमें लेजिस्लेशन भी रिक्वायरमेंट भी है। लेजिस्लेशन में चेंज करना होगा। अभी लेजिस्लेशन ऐसा है कि वो सिर्फ इंटरनल एक पॉलिटिक्स जो है ट्रेड बॉडीज की क्रिएट हो जाती है, तो उसी में वो लगे रहते हैं। जो काम करना चाहिए उनको आना चाहिए आगे। एग्जाम्पल मौजूद है ना, नेबर कंट्रीज की तरफ देखें, उसमें उनको आना चाहिए। इस चीज़ में नहीं कि वो अपने प्रेस रिलीज दें और गवर्नमेंट से डिमांड कर दें। गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मुझे याद है जब मैं उसका पार्ट था उस कमेटी का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की और टैक्सेशन रिफॉर्म्स की गवर्नमेंट ने कमेटीज बनाई थी 8-10 साल पहले। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो FPCCI को, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री को दे दी थी। तो वो उस वक्त हो सकता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बन सकता था, लेकिन वो इनएक्टिव रही ना कमेटीज। तो उसको करना होगा, उनको एक्टिवेट करना होगा। और अगर एक्टिवेट नहीं हो पा रही तो वहाँ फिर लेजिस्लेशन रिक्वायर होती है। तो जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को, इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ने करना है, गवर्नमेंट ने नहीं करना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब आप समझते हैं कि SIFC जैसी एक एपेक्स बॉडी है, इसने एक फैसिलिटेशन काउंसिल इसीलिए बनाई है, इसी पर्पस के लिए कि पाकिस्तान में FDI को लाया जाए, किसी न किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जाए। ये किया है कि SIFC ने स्ट्रक्चर चेंजेस से अवॉइड किया है कि इनको सबको चेंज करें, रजिस्ट्रेशन में जाएं। SIFC ने फील किया कि फौरी तौर पे कुछ चेंज चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट नहीं, तो उन्होंने इनको इन्वॉल्व नहीं किया इन बॉडीज को। उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उनका फोकस है, SIFC में फोकस है कि $16 बिलियन लाने। तो आपको नहीं लगता एसोसिएशन बॉडीज बीच में आती जाती हैं तो बड़े हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं? सबको खुश नहीं कर सकते, सबको आप हैप्पी नहीं कर सकते। इसीलिए किया है बैठ के उन्होंने क्या किया कि $16 बिलियन लाने। स्पेसिफिक है ये स्पेसिफिक है ना। जी। कंट्री स्पेसिफिक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लानी है आइडेंटिफाई कर लिया। राइट। किन सेक्टर और वन विंडो ऑपरेशन आप आए, वन विंडो और किन सेक्टर में लानी है वो सेक्टर भी आइडेंटिफाई कर दिए। तो वो कोई ग्लोबल नहीं चेंज, ऐसा नहीं कि पूरे डोमेस्टिकली लेजिस्लेशन की गई हो। उनको है कि फौरी तौर पे हमें इन्वेस्टमेंट लानी है, $60 बिलियन लाने हैं, इन सेक्टर्स में हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इन कंट्री से ला रहे हैं, ताकि फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। IMF से शायद हम बच जाएं, उसके बाद IMF के पास जाने की जरूरत ना रहे। वो सारा उन्होंने सिनेरियो डेवलप करके, ये मैं समझता हूँ एक अर्जेंसी वाला जो स्टेप होता है वो ले लिया गया है, लेकिन एक विजन भी सेट कर दिया गया है एटलीस्ट के आने वाले दिनों के लिए एक अच्छी विजन उसी से रिलेटेड। यस, पहले विजन था, उसके बाद स्टेप लिया गया। पहले विजन था ना, लेकिन ये कि इन पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं किया उन्होंने
कि ट्रेड बॉडीज में जाएं, फिर पार्लियामेंट से एक्ट पास अगर कराएं। सर जाते तो फिर काफी देर नहीं हो जाती, फिर बिल्कुल उधर ही I agree, घूमते I रहते agree. तो